मेरे प्रिय शिक्षार्थियों, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का सादर अभिवादन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रामजी यादव, आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कुदरुम रांची से मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में कोर्स 8 यूनिट 1 से पाठ्यक्रम क्या है, करिकुलम क्या है, उसको मैंने विस्तार से बता चुके हैं। करिकुलम की परिभाषा क्या है, उसको भी मैंने आप लोगों के समक्ष बहुत ही अच्छे तरीक़ा से रखा हूँ। करिकुलम की आवश्यकता एवं महत्व क्या है पाठ्यक्रम के, उसको भी उस वीडियो में बताया गया है। आज मैंने कोर्स 8 से यूनिट 1 से लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्य क्या होने चाहिए, क्योंकि आपका हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन आएगा। वास्तव में पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य है, क्यों बनाया गया है पाठ्यक्रम का उद्देश्य, और उस उद्देश्य की बातें जब हम करते हैं तो मैंने फर्स्ट उद्देश्य की बातें आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। जैसे प्रत्येक छात्र के जैसे सर्वांगीण विकास, क्या पाठ्यक्रम से बालक का सर्वांगीण विकास होता है? तो पहले उद्देश्य में प्रत्येक छात्र के सर्वांगीण विकास का स्पष्ट रूप से प्रत्येक बालक के सर्वांगीण विकास हेतु मार्ग दिखाना। फर्स्ट पाठ्यक्रम मुझे मार्ग दिखाता है, और क्या, सभ्य बनाना। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिससे बालक सभ्य बने, और उत्तेजित करना, किसी भी कार्य के प्रति बालक को उत्तेजित करना ये पाठ्यक्रम का उद्देश्य, तथा प्रेषित करना। तो आपको 3-4 पॉइंट बातें इसमें आई कि बालक के सर्वांगीण विकास में मार्ग दिखाना, सभ्य बनाना, उत्तेजित करना और प्रेरित करना। फर्स्ट मैंने नंबर 2 उद्देश्य की बातें कर रहे हैं। दूसरा उद्देश्य है वह है मूल्य स्थापित करने में बच्चों की सहायता करना। हर सबका कोई न कोई मूल्य है, मूल्य को अलग नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति, हर बालक, हर छात्र, हर शिक्षक, हर लोगों का अपना कुछ न कुछ मूल्य होता है, और उस मूल्य में स्थापित करने वाले जो बच्चों की सहायता करना है, पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बालकों के मूल्यों की स्थापना करे और उसमें सहायता करे, ऐसे पाठ्यक्रम निहित हैं उद्देश्य के अंतर। तीसरी बातें कि छात्र के चरित्र का विकास करना। चारित्रिक विकास के उद्देश्य हैं छात्र का चारित्रिक विकास करना। जब बातें आती है चारित्रिक विकास का, तो चारित्र्य से आशय क्या है, चरित्र से आशय क्या है, चरित्र कैसा होना चाहिए, चरित्र उत्तम,
चलिए कैसा, उनमें सच्चाइयाँ हो, उसके अंदर सच्चाइयाँ हो, ईमानदारी हो, निर्णय लेने की क्षमता हो, किसी भी कार्य के प्रति निर्णय लेने की क्षमता हो, और सहयोग हो, मित्रता हो, और अच्छी भावना के विकास से है। तो हर बालक में एक प्रकार की ऐसी भावना विकसित होती है जिससे उसके चरित्र का निर्माण उत्तम हो। ऐसे उद्देश्य होने चाहिए पाठ्यक्रम। अगली बात है, ऐसा वातावरण उत्पन्न करना। क्या है पाठ्यक्रम का उद्देश्य? है अगला कि ऐसा वातावरण उत्पन्न करना जिसमें बच्चे आलोचनात्मक चिंतन और रचनात्मक ढंग से सीख सकें। उसने कहा कि रचनात्मक चिंतन जो है और आलोचनात्मक चिंतन जो है और रचनात्मक ढंग से वह सीख सके। ऐसे पाठ्यक्रम में उद्देश्य की आवश्यकता होती है। जब मैंने उद्देश्य को और गहराई से सोचते हैं कि वास्तव में पाठ्यक्रम के और उद्देश्य क्या होने चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है। महिला एवं पुरुषों को प्रजातांत्रिक समाज के लिए एक अच्छा नागरिक बनना। क्या है? समाज के लिए नागरिक बनाना, अच्छा नागरिक। पाठ्यक्रम ऐसा हो जो समाज के लिए अच्छी नागरिकता बनाए, जिनमें जिम्मेदारी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषता हो, उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषताएं भी हों। ऐसे पाठ्यक्रम निर्माण करने चाहिए। और पाठ्यक्रम के उद्देश्य की बातें मैंने पॉइंट में और ही अच्छा तरीका से रख रहे हैं, जिससे कि केवल अधिकारी, उसने कहा केवल अधिकाधिक छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही नहीं, कि मतलब अधिक से अधिक छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहें, तो उद्देश्य वरना नहीं, बल्कि छात्रों में अधिक से अधिक योग्यताओं, छात्रों में अधिक से अधिक योग्यता, न कि आवश्यकता की पूर्ति, छात्रों में अधिक से अधिक योग्यता और अभिवृत्तियों, योग्यताओं का विकास, अभिवृत्तियों का विकास और अभिरुचियों का विकास करना है। एक अच्छे पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों की योग्यता, अभिवृत्ति और अभिरुचियों का विकास करना है। और उद्देश्य की दृष्टि से, और उद्देश्य को मैंने एक रूप और दे सकते हैं कि ऐसा वातावरण उत्पन्न करना जिसमें बच्चे सत्य की खोज कर सकें। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिससे बच्चे सत्य की खोज कर सकें या जान सकें तथा समस्याओं के समाधान वैज्ञानिक ढंग से कर सके। किसी भी सत्य की खोज करें और उसके अंतर्गत और कोई उसके अंदर कोई समस्या हो तो उस समस्याओं का हल खोजे, समाधान खोजे। और वह समाधान क्या हो? वैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए। उद्देश्य अल्पकालिक है
समय लगते हैं उद्देश्य में। उद्देश्य बनाने बैठ के बना सकते हैं, लेकिन उस उद्देश्य के लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। इसलिए पाठ्यक्रम के जो उद्देश्य हैं वो बालक के चरित्र निर्माण के लिए ही बनाए गए हैं, और उद्देश्य ऐसा हो उसका समाधान अवश्य हो। पाठ्यक्रम में ये चीज़ें समाहित करनी चाहिए, ये उद्देश्य था। अब मैंने इसी क्रम में एक पॉइंट अगला लेकर चला, पाठ्यक्रम निर्माण की सिद्धांत क्या है। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, जब भी मैंने पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत की बातें करते हैं तो विद्यालय की जो विभिन्न स्तर पर किसी भी विषय पर पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय मुख्यतः निम्नलिखित बातों को ध्यान देने योग्य बातें हैं। पहला रख रहे हैं जैसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के विकास का सिद्धांत। पहला, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के विकास का सिद्धांत। सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संपूर्ण विषय एक विषय के उपयोगी हैं, उपयोगी विषय है, सभी विषय उपयोगी विषय हैं, जिस कारण पाठ्यक्रम पर बदलती हुई सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिस्थितियां हैं तथा आवश्यकताओं का जो प्रभाव पड़ता है, प्रत्येक नागरिक को व्यवहारिक जीवन में निपुण बनाने के लिए इस सांस्कृतिक और सामाजिक कुशलताओं के बारे में अध्ययन करना ये पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत के अंतर्गत है। किसी भी विषय से संबंधित जो उसकी कुशलताएं हैं वह उपयोगी विषय वस्तु के पाठ्यक्रम में समाहित है, और सामाजिक और सांस्कृतिक कुशलताएं ये मूल्यों के विकास में सहायक हो सकती हैं, मूल्यों के विकास में सहायक होते हैं, और वह एक कुशल नागरिक बन सके और पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बालक की रुचियों और आवश्यकताओं के साथ साथ समाज की भी आवश्यकताओं और समस्याओं को भी महत्व देना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण तो हो रहा है, बालक की रुचि और आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए कि समाज का भी ध्यान रखें, वह समाज की आवश्यकताओं और समस्याओं को भी महत्व दे रहा है कि नहीं दे रहा है। पाठ्यक्रम में ये चीज़ें अवश्य। अगला पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत की बातें हम नंबर 2 की करेंगे। इससे उच्च कक्षाओं की आवश्यकता पूर्ति या तैयारी का सिद्धांत, यानी उच्च आवश्यकताओं के पूर्ति या तैयारी का सिद्धांत। उच्च कक्षाओं की पूर्ति के लिए कैसा पाठ्यक्रम के सिद्धांत होने चाहिए, तो जहाँ मैंने प्राथमिक कक्षा की बात से लेकर चल रहे हैं, प्राथमिक कक्षाओं की बात, प्राथमिक कक्षाओं के बाद उच्च प्राथमिक जिसे कहते हैं जूनियर, इसके बाद हाई स्कूल जिसको कहते हैं माध्यमिक, और तत्पश्चात इंटरमीडिएट जो कहते हैं सीनियर उच्च माध्यमिक। और जब इंटरमीडिएट की बात हम कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा किसी भी तकनीकी ज्ञान की प्रक्रिया या शिक्षा प्राप्त करने की जब मुझे आवश्यकता होती है, होती भी है,
कहने का मतलब यह है कि शिक्षा किसी एक विशेष विद्यालय स्तर की उच्चतम, जैसे सबसे बड़ी कक्षा में ही समाप्त नहीं की जा सकती। इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय उन सभी बातों को ध्यान देना है जिसमें प्रत्ययों के प्रत्यय क्या है, फिर प्रकरण पर और नियम एवं सिद्धांतों आदि को उचित स्थान देना चाहिए। जिनकी जो आवश्यकता उच्च ज्ञान की प्राप्ति में हो तथा बालक के भावी जीवन में उपयोगी, जब बालक निम्न कक्षा उत्तीर्ण करके उच्च कक्षाओं में या अगली कक्षाओं में जब वो प्रवेश करता है, उच्च कक्षाओं में जब वह जाता है, तो उसे नवीन ज्ञान का प्रारंभ होता है ना, कि उच्च कक्षाओं में जाता है तो उसे नवीन ज्ञान का प्रारंभ होता है। प्रारंभ से ही उसे वह ज्ञान सीखना पड़ता है। यदि बच्चे को अपने द्वारा उत्तीर्ण की गई कक्षा में ही अगर उसे उच्च कक्षा में दिए जाने वाले ज्ञान का जो कुछ प्रारंभिक ज्ञान या परिचय दे दिया जाए, तो उसे अगली कक्षाओं उच्च कक्षाओं में जो अधिक कठिनाइयां का सामना नहीं करना पड़ता। अगर बालक जैसे उच्च कक्षाओं में प्रवेश कर रहा है, अगर वह ज्ञान उसके निचली कक्षा में थोड़ा दे दिया जाएगा तो उस बालक को अगली कक्षा में ज्ञान प्राप्त करने के लिए दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। निम्न कक्षाओं का जो पाठ्यक्रम उच्च कक्षाओं के ज्ञान एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। अब जानिए, पाठ्यक्रम जब बना रहे हैं तो बच्चों के स्तर को और निम्न कक्षाओं के स्तर को और उच्च कक्षाओं के स्तर को दोनों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। इसी आधार पर उच्च कक्षाओं में प्रवेश बालक द्वारा जो उत्तीर्ण की गई कक्षा, जैसे निम्न कक्षा के ज्ञान का परीक्षण करके दिया जाता है। सिद्धांत तो है, लेकिन वह ज्ञान निम्न कक्षाओं के उत्तीर्ण करने की बात है उसका। इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि पाठ्यक्रम में केवल उस ज्ञान या प्रत्यय आदि को ही शामिल किया जाता है कि उच्च ज्ञान की प्राप्ति में वह सहायक हो। ऐसी बातें नहीं हैं, क्योंकि हम यह भी देखते हैं कि यह जानते भी हैं कि उच्च कक्षा में जाने वाले बालकों की संख्या बहुत कम ही होती है। उच्च कक्षाओं में बहुत कम ही जाते हैं। इतनी बेरोजगारियां हैं, इसे बालक हाई स्कूल इंटर करने के बाद कहीं न कहीं वो अपना सेट हो जाने, जीवन यापन करने के लिए बस सेट हो जाते हैं। ये तो देखिए ना, जैसे जितना हाई स्कूल इंटर में बच्चे रहते हैं, क्या उतनी संख्याएं उच्च कक्षाओं में रहती हैं? कदापि नहीं रहती। यही कारण है, कुछ लोगों को किसी कारणवश बीच में ही उसे पढ़ाई रोकना पड़ता है। यही सब कारण होते हैं पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। और पाठ्यक्रम निर्माण के अगले सिद्धांत की हम जब बातें करेंगे, वह सिद्धांत है उपयोगिता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में कौन सी ऐसी चीज़ें हों जो बालक के लिए उपयोगी हो, उन्हें उपयोगिता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए
जो बच्चों के दैनिक एवं व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी हों, उत्तरदायित्व हों और उत्तरदायित्वों को सही प्रकार से संभालने के योग्य बनाएं। पाठ्यक्रम को बालक के दायित्वों को पूर्ण रूप से संभालने योग्य बनाना चाहिए और पाठ्यक्रम उन्हीं प्रतियों, प्रकरणों और नियमों आदि को शामिल करना चाहिए जो बच्चों के लिए अधिक उपयोगी तथा सहायक हो। बच्चों के लिए अधिक उपयोगी और सहायक। उपयोगिता का तात्पर्य किसी भी विषय के व्यवहारिक मूल्य से ही नहीं समझना चाहिए, कि विषय के व्यवहारिक मूल्य से नहीं समझना चाहिए। भूगोल की उपयोगिता से अगर लें, इतिहास की उपयोगिता से लें, साइंस की उपयोगिता से लें या किसी भी विषय की उपयोगिता से लें, तो जो जैसे भूगोल और इतिहास की बातें और का भौगोलिक के जीवन से परिचित करा सके, तो उसी तरह इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, आपका सिविक्स, गणित, विज्ञान, हिंदी आदि जो सब्जेक्ट हैं उसे वह सम्मिलित हो सके, ज्ञान प्राप्त हो सके, ऐसे पाठ्यक्रम को उपयोगी बनाना चाहिए। और उसकी उपयोगिता की बातें करते हैं कि जो ज्ञान व्यवहारिक तथा दैनिक जीवन में उपयोगी हो, पाठ्यक्रम ऐसा हो उपयोगिता का जो बालक के व्यवहारिक और दैनिक जीवन में उपयोगी है। जो पाठ्यक्रम अगला कि जो पाठ्यक्रम अनुशासन से संबंधित, कलात्मक तथा मनोरंजन संबंधित मूल्यों के प्रति एक दूसरे के साथ सहायता प्राप्त करने में प्रदान कर सके, पाठ्यक्रम ऐसा हो, किसी की सहायता प्रदान करने में वह सहायक हो, तब उसको हम उपयोगी पाठ्यक्रम मानेंगे, अन्यथा उपयोगी पाठ्यक्रम नहीं कहा जा सकता। अगली बातें मैंने जो पाठ्यक्रम किसी भी विषय के प्रति दृष्टिकोण विकसित कर सके, पाठ्यक्रम ऐसा हो जो किसी भी विषय के प्रति वह दृष्टिकोण विकसित कर सके, और जो अगला कि जो बालक को प्रेरित कर सके। पाठ्यक्रम के सिद्धांत ऐसे होने चाहिए, पाठ्यक्रम ऐसे होने चाहिए जो बालक को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके। इसीलिए शिक्षण सूत्र में सरल से कठिन की ओर की बातें किया जाता है। शिक्षण सूत्र है सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। सरल से मतलब सरल से सरल, पहले किसी भी चीज़ का मैंने अर्थ समझता हूँ, फिर परिभाषा समझता हूँ, फिर उसके विषय क्षेत्र समझते हैं, प्रकृति समझते हैं, इसके बाद तमाम उसके दोष गुण इत्यादि समझते हैं। तो ये सरल हुआ। अगर मैंने किसी भी पाठ्यक्रम के शुरुआत में मैंने सिर्फ उसके महत्व क्या है, हमको पाठ्यक्रम क्या है पता नहीं है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं पता नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट महत्व पर आ गए तो ये क्या है, इसको सरल पाठ्यक्रम नहीं कहेंगे, कठिन हो जाएगा। इसलिए पाठ्यक्रम निर्माण में सरल से कठिन की बातें अक्सर रखी गई हैं और वह बालकों के लिए प्रेरित कर सके। अगर सरल पाठ्यक्रम है तो बालकों के जीवन को प्रेरित करती है और उसी आधार पर जो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में सहायता प्रदान कर सके। पाठ्यक्रम के सिद्धांत ऐसे होने चाहिए जो बालक के विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में वह सहायता कर सके, न कि सिर्फ एक व्यवसाय विशेष में व्यवस्था कर रहा है तो पाठ्यक्रम नहीं है। पाठ्यक्रम दोषपूर्ण है, उसके सिद्धांत दोषपूर्ण हैं, इसलिए पाठ्यक्रम ऐसा हो किसी भी क्षेत्र में बालक को प्रेरित कर सके।
और सहायता प्रदान करें। अगला कि जो पाठ्यक्रम अन्य विषयों एवं उप विषयों के अध्ययन में सहायता प्रदान कर सके, पाठ्यक्रम ऐसा हो, उसके सिद्धांत ऐसे हैं जो किसी भी पाठ्यक्रम के विषय और उप विषयों में जो है सहायता प्रदान कर सके या अंतर संबंध स्थापित कर सके। पाठ्यक्रम की ये उपयोगिता के सिद्धांत है। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत में तीसरा ये सिद्धांत था उपयोगिता का सिद्धांत। कभी भी जीवन में कभी भी कोई कार्य करने से पहले व्यक्ति पहले सोचता है, विचार करता है, अध्ययन करता है, तब वह किसी लक्ष्य की प्राप्ति करता है। उद्देश्य तो तुरंत बन जाएंगे, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने में समय लगता है। जब हम आपको बताएंगे उद्देश्य और लक्ष्य क्या अंतर है तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगला है सृजनत्ता का सिद्धांत, सृजन क्रिएटिविटी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक एवं खोजकर्ता की तरह कार्य करके ज्ञानार्जन कर सकता है। खोज करना और खोज करके वह ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसी सिद्धांत को सृजनत्ता का सिद्धांत नाम दिया गया है। पाठ्यक्रम निर्माण के जो सिद्धांत है उसमें चौथा है सृजनत्ता का सृजन करना। और इस पाठ्यक्रम में कुछ सृजनत्ता जो गतिविधियाँ हैं, गतिविधि को विशेष स्थान देना चाहिए। सृजनत्ता के सिद्धांत को विशेष स्थान देने की आवश्यकता है और वह स्थान किसी भी विषय के पाठ्यक्रम में ऐसी विषय वस्तु का संगठन किया जाए जिससे बालकों में रचनात्मक तथा सृजनात्मक कौशलों का विकास हो सके। रचना और सृजन दोनों बातें किसी भी पाठ्यक्रम में ऐसे विषय को समाहित हुए सिद्धांत होने चाहिए जिससे बालक का रचनात्मक और कौशलात्मक और सृजनात्मक विकास हो सके। तभी पाठ्यक्रम अधिक व्यवहारिक सिद्ध हो सकता है। अन्यथा में अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो पाठ्यक्रम व्यवहारिक सिद्ध नहीं होता। इसीलिए बहुत आराम से आपको ये चीज़ें बताएंगे, नोट भी कर सकते हैं, पॉइंट लिखने में अच्छी चीज़ें आती हैं। अब बात हो गई कि क्या मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी इसके पाठ्यक्रम के सिद्धांत हो सकते हैं भाई। अगला है मतलब पश्चिमी है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक स्तर तो उन्होंने कहा विभिन्न स्तरों पर अगर हम पाठ्यक्रम को निर्धारण करते समय बच्चे हर स्तर के बच्चों के मानसिक स्तर को जरूर देखते हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से ही है कि मानसिक स्तर को देखना और उसके आवश्यकताओं को देखना, उसकी रुचि को देखना, उसकी आयु को देखना, ये क्या है? ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसी भी पाठ्यक्रम के सिद्धांत को तब तक नहीं बनाते जब तक वह बालक के मानसिक स्तर को नहीं जानता हो। और मानसिक स्तर के बाद उसकी वास्तव में उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसके बारे में विशेष अध्ययन करता है। और जब वह उसको पूरी तरह से उसकी रुचि, उसकी आयु, उसकी जिज्ञासा, उसकी योग्यता और तथा उसका दृष्टिकोण आदि का जो मनोवैज्ञानिक बातों में वह विशेष महत्व देना चाहता है और देता भी है और देना भी चाहिए। इसीलिए इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को भी महत्व दिया गया है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। कभी भी मनोवैज्ञानिक विषय वस्तु जो है, विषय वस्तु की अपेक्षा जो बालक को अधिक महत्व देता है, मनोवैज्ञानिक विषय वस्तु ने वह बालक को सबसे अधिक महत्व देता है पाठ्यक्रम को कम, क्योंकि पाठ्यक्रम बालक के लिए है न कि बालक पाठ्यक्रम के लिए। और अर्थात मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम जो है बाल केंद्रित है, पाठ्यक्रम बाल केंद्रित है
और वह पाठ्यक्रम बाल केंद्रित ही होना चाहिए, और वह बाल केंद्रित होना चाहिए और न कि विषय केंद्रित। इसीलिए मैंने पहले बताया कि पाठ्यक्रम बालक के लिए है, न कि विषय के लिए, न कि पाठ्यक्रम। इसीलिए पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए, न कि विषय केंद्रित, क्योंकि पाठ्यक्रम बालक के लिए है, बालक पाठ्यक्रम के लिए नहीं है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसने क्लियर कर दिया है कि पाठ्यक्रम किसके लिए है, उस सिद्धांत में क्या होना चाहिए। इसीलिए पाठ्यक्रम बालक के लिए है। कभी भी, और अगर हम नहीं कर सकते कि पाठ्यक्रम बालक के लिए नहीं है, ये गलत है। पाठ्यक्रम बालक के लिए है, अब बालक पाठ्यक्रम के लिए। कभी भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की बातें पर ये भी चीज़ें और आधारित होती हैं कि पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय थर्नडाइक ने जो नियम दिए हैं उस नियम की बातें पर आ जाएंगे कि कभी भी पाठ्यक्रम को निर्धारित करते समय सीखने के जो विभिन्न नियम हैं वो नियम को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो सीखने का प्रभाव छात्रों के व्यवहार पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है और सीखने के नियमों की हम बातें करते हैं तो एक चीज़ें मुख्य रूप से करके सीखें, है ना, करके सीखना, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। थर्नडाइक ने कहा करके सीखने की बातें हैं, लेकिन वह क्या करके सीखने की बातें करते हैं? तो पहला तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम। किसी भी कार्य को करने के लिए अगर बालक तत्पर है, उस कार्य को स्वेच्छा से उसे करने दीजिए। अब बालक को उसमें खुशी महसूस होगी, अब बालक उसे स्वयं करने के लिए प्रेरित होगा। ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, पाठ्यक्रम की जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं यही है। और जिस कार्य को करने के लिए बालक तत्पर है और शिक्षक ने उसे करने नहीं दिया, तो क्या बालक अगले दिन उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होगा? कभी नहीं। इसीलिए बालक को किसी भी कार्य को करने के लिए तत्परता के नियम को प्रभावशाली बनाना चाहिए। अब बालक को तत्पर होना चाहिए या शिक्षक को भी तत्पर हो कि बालक करने के लिए तत्पर हो, तो ऐसा एक माहौल प्रस्तुत करे कि बालक उसे स्वयं करे। ये तत्परता के सिद्धांत की आधारशिला है। दूसरी बात रही कि प्रभाव का जो नियम है थर्नडाइक ने दिया, ये थर्नडाइक के मुख्य तीनों नियम है। इसी नियम पर मनोवैज्ञानिक नियम है, थर्नडाइक मनोवैज्ञानिक था, इसीलिए हमने नियम के आधार पर इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया और सिद्धांत का विवेचन भी किया कि प्रभाव का जो नियम है ज्ञान प्राप्त करने में अधिक सहायता प्रदान करते हैं। क्यों? जिस टॉपिक पर और जिस चीज़ के बच्चे को अधिक प्रभावशाली होगा उस कार्य को करने के लिए उसमें प्रभाविता स्वयं जागेगी। अगर समझेगा कि बालक हमारे लिए नहीं है, कोई प्रभावशाली नहीं है समाज के लिए, हमारे लिए, तो उसमें उसकी रुचि नहीं होगी। इस पर भी थर्नडाइक के प्रभाव के नियम की बात और अभ्यास के नियम। जब अभ्यास का नियम की बातें आती है तो बालक अभ्यास के द्वारा किसी भी कार्य को शुरू में अगर आप कर रहे हैं तो उसमें सारी गलतियां आती हैं, और जो कार्य नहीं करेगा उसको गलती कहाँ से आएगी? क्या आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसलिए किसी कठिन से कठिन कार्य क्यों ना हो, बालक उसमें सारी गलतियां करता है,
लेकिन जब बार बार उस चीज़ का अभ्यास करता रहेगा तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि बिना वह गलती किए हुए वह उस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इसलिए अभ्यास का नियम जो है बालक को करके सीखने पर बल देता है कि करके सीखिए। थर्नडाइक ने इन तीनों नियम को बहुत ही मार्मिक तरीका से संपन्न किया। और इसकी अतिरिक्त जो परिपक्वता की बातें आई कि परिपक्वता का ज्ञान प्राप्त वह करने में अधिक सहायता प्रदान करते हैं। और इसके अतिरिक्त जो समन्वयीकरण संबंध जो बनते हैं इस नियम में तथा नियम या सिद्धांतों का जो प्रयोग है, जब मैंने निष्कर्ष निकालते हैं तो आता है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के किसी भी बालक पर मनोवैज्ञानिक विकास करना चाहिए। अतः जब मैंने किसी भी पाठ्यक्रम को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों या नियमों के अनुरूप निर्धारित करना चाहिए, किसी भी सिद्धांत मनोवैज्ञानिक नियमों का निर्धारित करना चाहिए जिससे बालक रुचि एवं उत्साह के साथ पाठ्यक्रम का अधिगम कर सके। पाठ्यक्रम का अधिगम करना एक बालक के लिए बहुत ही मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। यह बालक के लिए या पाठ निर्माण के सिद्धांत में इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अगला सिद्धांत है, उसको भी मैंने आपको 3-4 मिनट में समाप्त कर देंगे, जिसको हम लचीलापन का सिद्धांत। ये कैसा सिद्धांत है? लचीलापन का सिद्धांत। हम जानते हैं जब मैंने लचीलापन की बातें आती हैं तब मुझे मनोवैज्ञानिक आल्पोर्ट की परिभाषाएं मस्तिष्क में चलने लगती हैं। आल्पोर्ट ने जो कहा था कि व्यक्ति को लचीलापन होना चाहिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व में लचीलापन होना चाहिए। जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में लचीलापन होता है वह व्यक्ति कभी भी कठोरता की तरफ ध्यान ही नहीं देगा। और उसी तरह हम जानते भी हैं कि विद्यालय समाज का एक प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। विद्यालय समाज का एक प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है और उस प्रतिबिंब पर जब बातें करते हैं तथा वह हमारा जो समाज है, आप जानते भी हैं समाज परिवर्तनशील है। समय और परिस्थिति के अनुसार समाज बदलता रहता है, व्यक्ति बदलता रहता है, प्रकृति बदलती रहती है। जब प्रकृति ही बदलती रहती है तो समाज क्यों नहीं बदलता है? इसीलिए समाज को परिवर्तनशील कहा। इसलिए यह भी आवश्यक है कि समाज तथा बच्चों की जो आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम में भी समय समय पर परिवर्तन होना चाहिए। कितनी अच्छी बात है। परिवर्तनशील, प्रकृति परिवर्तनशील, मेरा समाज परिवर्तनशील, तो पाठ्यक्रम क्यों नहीं परिवर्तनशील होगा? अब परिवर्तनशील का मतलब क्या? छात्रों की रुचि के अनुसार, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार, छात्रों के आयु के अनुसार, छात्रों के अभिरुचियों के अनुसार, छात्रों की मनोवृत्तियों के अनुसार क्या आता है? पाठ्यक्रम भी एक लचीलापन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा नवीन परिस्थितियों में पाठ्यक्रम में समय समय पर परिवर्तन होना अति आवश्यक है। इसलिए इसके साथ ही साथ जब मैं नवीन ज्ञान
और नवीनतम प्रवृत्तियों तथा उपयोगी विषय वस्तु को समय समय पर सम्मिलित किया जाना चाहिए। ये नहीं कि पाठ्यक्रम एक बन गया वही पाठ्यक्रम शुरू कर दिया। बालक के अनुसार पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन होने चाहिए। इसीलिए यह लचीला का सिद्धांत पाठ्यक्रम के सिद्धांत में रखा गया है कि लचीलापन का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, लचीलापन का सिद्धांत। इसलिए पाठ्यक्रम में भी समय और परिस्थिति के अनुसार उसमें भी समय समय पर परिवर्तन होना सुनिश्चित है। यही सिद्धांत स्पष्ट रूप से कहता भी है। अगर बालक की इसमें रुचि है, बालक करके सीखने में उसकी रुचि, तो करके सीखने में क्या दिक्कत है? बालक को करके सिखवाइए, स्वतंत्र छोड़ दीजिए। इसी बालक को रुसो ने स्वतंत्र छोड़ा, आधा स्वादी रुसो ने एक कमरे में बंद कर दिया और बोला कि बेटा खिड़की बंद कर दो। उन्होंने बंद नहीं किया तो पक्कीदार रुसो ने कहा कि बालक को बंद करने के लिए मत बोलिए। अगर उसे जुकाम या ठंड महसूस होगा तो बच्चा स्वयं जाकर वो खिड़की को बंद करेगा, नहीं तो प्रकृति उसे स्वयं दंड देगी। तो बालक को स्वतंत्र छोड़िए। अगर बालक की रुचि उस पाठ्यक्रम के अनुसार है, लचीला पाठ्यक्रम के सिद्धांत के अनुसार है, तो उसे लचीला पाठ्यक्रम के सिद्धांत के अनुसार ही होना चाहिए। आज मैं यहीं पर पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत को समाप्त कर रहा हूँ और जो बचा होगा उसको मैं आपको इस अगली वीडियो में लेकर उपस्थित होऊंगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भारत माता की जय।